नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 50 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं भारतेंदु द्विवेदी युग के आधार पर। साथियों, वीडियो बहुत आवश्यक होने वाला है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा उत्तर पर टिक लगाएंगे। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? साथियों, जो उत्तर है सही वो आएगा तीसरा, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। तो दूसरे प्रश्न में चलते साथियों, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? साथियों, आपको तो पता ही है लल्लू लाल आधुनिक युग में क्या स्थान रखते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में इन बहुत बड़ा योगदान दिया जब हिंदी या खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जा रही थी। एडम जजुबोले की गिलक्रिस्ट जो प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी। तो साथियों, इनकी कौन सी रचना इसमें नहीं है? तो ऑप्शन जो है वो चौथा आएगा, मंडोवर का वर्णन। ये रचना इनकी नहीं है। ये साथियों एक राजस्थानी रचना है। ठीक है, किसी अभी रचनाकार का नाम जहाँ हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो हम कमेंट सेक्शन में अगर हमें इसके रचनाकार का नाम मिलेगा तो ज़रूर हम लिखेंगे। तो साथियों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये रचनाएं जो नाम में हैं, ऑप्शन में हैं साथियों, ये लल्लू लाल की रचनाएं हैं। चौथा मंडोवर का वर्णन ये नहीं है। तो साथियों, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है साथियों? तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इतिहास तिमिर नाशक, तो साथियों शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है ये इतिहास तिमिर नाशक। ठीक है, अभी हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। जय इंपॉर्टेंट प्रश्न है जय भी। तो साथियों, ये रहा चौथा प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? तो साथियों, सही उत्तर जो है वो आएगा ऑप्शन ब, अर्थात दूसरा ऑप्शन। राजा लक्ष्मण जी की पंक्ति है ये, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है साथियों, फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत? तो साथियों, ऑप्शन पहला, हिंदी भाषा के समर्थक रहे हैं फ्रेडरिक पिनकार्ट। ठीक है, अभी हम चलते हैं छठे प्रश्न पर। साथियों देखिए, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये पंक्ति शायद ही होगा आप में से जो देख रहे हैं कि शायद ही कि आप नहीं पता हो किसने लिखी है। ये तो पता ही होगा यदि आपने हिंदी नाटक ऑप्शन पढ़ा हुआ है एमए में। तो ये साथियों पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। जब महंत जो है अपने चेलों के साथ अंधेर नगरी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो अंधेर नगरी अर्थात जो बाज़ार है उस राज्य में बाज़ार का जो दृश्य है, मार्केट का दृश्य है, वहाँ पर अलग अलग व्यापारी अलग अलग मतलब रूप से अपने सस्ते दामों में अपने सामान को बेच रहे होते हैं। तो ये पंक्ति वहाँ पर बोली थी। ठीक है, तो भारतेंदु ने अपने अंधेर नगरी चौपट राजा पुस्तक में लिखी हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अगले पर। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो साथियों, विशाख नाटक जो है वो भारतेंदु का नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद का है साथियों, आज तो आपको पता ही होगा। आठवें प्रश्न पे चलते हैं। निज भाषा उन्नति अहय सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो साथियों, उत्तर आएगा यहाँ पर दूसरा, भारतेंदु की पंक्ति है ये। नौवें प्रश्न पे चलते हैं। भारत भारती के रचयिता कवि कौन हैं? तो सही ऑप्शन आएगा साथियों तीसरा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर साथियों। तो देखिए 10वां प्रश्न, इसके ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, ये रहे, थोड़ी स्क्रीन हमने छोटी कर दी। जी हाँ, 10वां प्रश्न, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात योर नर डारत बमन करी स्वाद स्वाद सो खात। ठीक है, तो साथियों जहाँ पर ये पंक्ति, ये दोहा जो है किस कवि का है? तो कबीर, भारतेंदु, तुलसीदास, रहीमदास। तो साथियों आपको बताइए कि इन सभी ने दोहों की रचना की हुई है। तो जो सही ऑप्शन आएगा रहीमदास का है, रहीमदास की नीति दोहे। जो विषया
संतन तजी ताही मूड लपटात, ये पंक्ति रहीमदास की है साथियों। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 11वां प्रश्न है साथियों। तो सही उत्तर आएगा अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, समस्या पूर्ति सर्वस्व ये है अंबिका दत्त व्यास का। 12वां प्रश्न साथियों, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो रचयिता का नाम साथी 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, 13वें प्रश्न पे चलते साथियों, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि कौन है? लोकोक्ति शतक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देख लीजिए तनिक। तो सही उत्तर आएगा जहाँ पर ऑप्शन 1, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य संग्रह बोल सकते हैं, रचना बोल सकते हैं। लोकोक्ति शतक काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि इसके रचयिता कौन है। कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो साथियों ये तो बहुत आसान है, चौथा ऑप्शन प्रेम घन। साथियों जहाँ पर प्रेम घन आना था, मतलब क ख ग घ वाला घड़ी वाला घ, तो जहाँ प्रेम धन लिख दिया है गलती से, तो ये हमारी मिस्टेक है, गलती ठीक कर लीजिएगा आप। तो प्रेम घन आएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, ये देख लीजिए आप। तो फूलों का गुच्छा रचनाकार कौन है? ठीक है, तो साथियों ऑप्शन आएगा सही यहाँ पर 15वें का तीसरा। ठीक है, तो साथियों तीसरा ऑप्शन फूलों का गुच्छा भारतेंदु, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु की रचना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देवयानी, देवयानी किसकी रचना है? देवयानी किसकी रचना है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए तनिक। तो सही उत्तर आएगा साथियों ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी, ये याद रखिएगा, पेपरों में पूछी जा चुकी है। 17वां प्रश्न साथियों, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? फिर से पंक्ति पढ़ता हूँ, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी किसकी पंक्ति है साथियों? तो ऑप्शन सही आएगा जहाँ पर पहला प्रेमघन। ठीक है, जहाँ पर ठीक लिखा प्रेमघन, तो साथियों प्रेमघन पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजानी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न साथियों आपके सामने, मन की लहर के रचयिता कौन है? मन की लहर के रचयिता कौन है? श्री निवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों मन की लहर के रचयिता जो हैं, तो साथियों सही उत्तर आएगा जहाँ पर दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर रचना के रचयिता। अभी हमारे पास 19वां प्रश्न, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है, जहाँ पर ऑप्शन पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता क्या नहीं है और क्या है? 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, साथ ही देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रीयता का स्वर ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, या चौथा ऑप्शन है प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। साथियों 19वें का सही उत्तर आएगा जहाँ पर जी। ठीक है, चौथा उत्तर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। ठीक है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, राष्ट्रीयता का स्वर भी है, लोकगीत की शैली का सामाजिक स्वर भी इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण जो है वो कम ही देखने को मिलता है, तो यह विशेषता नहीं है। तो साथियों 20वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवों विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी? प्रश्न दोबारा से पढ़ देता हूँ, प्रश्न हम पढ़ते नहीं है, सीधा उत्तर की ओर ध्यान दे देते हैं। साथियों प्रश्न क्या पूछा गया देखिए तनिक, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवों विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि दी गई प्रदान की गई? तो साथियों जो ऑप्शन सही आएगा जहाँ पर वो आएगा हमारे पास
तीसरा, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास को सुकाबी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न साथियों 21वां प्रश्न ये देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फूलों का गुच्छा, भारतेंदु, ये तो सही है। जीर्ण जनपद, प्रेमगन। अगला देख लेते हैं, प्रेम, संपत्ति लता, अंबिका दत्त व्यास या भारत भारामासा, राधा कृष्ण दास। तो साथियों जो सही नहीं है वो ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा, ठीक है। प्रेम, संपत्ति लता, अंबिका दत्त व्यास के नहीं है, ठीक है साथियों। इसका सही उत्तर क्या आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जो सही और पहला उत्तर देगा उसका आंसर हम सबसे ऊपर पिन कर देंगे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये युग्म गलत हैं। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। 22वां प्रश्न साथियों, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किससे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो सही उत्तर आएगा वो आएगा भाषा जोग विशिष्ट, ठीक है। भाषा जोग विशिष्ट, जिसे निरंजनी नामक एक लेखक ने लिखा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, भाषा जोग विशिष्ट। तो ये खड़ी बोली की पहली रचना माना जाता है। हालांकि चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि जो कवि अकबर के दरबार में थे साथियों, उनके द्वारा ये गद्य रचना है, लेकिन थोड़ा सा अंश ही इसमें देखने को मिलता है। तो हालांकि विद्वान जो हैं वो यही मानते हैं कि भाषा योग विशिष्ट ही खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना है, ठीक है साथियों। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? 23वां प्रश्न है साथियों, देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों 23वें प्रश्न का, वह आएगा ऑप्शन अंक तीसरा, ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? तो मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण, ठीक है, ये अर्थ ग्रहण करेंगे हम। 24वां प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना थी। भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना कौन सी थी? ऐसा आना था साथियों। तो 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली द्वारा लिया जाना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आधुनिक काल से पहले, आधुनिक काल जो कि हिंदी का है, आधुनिक काल से पहले जो रीतिकाल तक, भक्ति काल और रीतिकाल की अगर हम बात करें तो अत्यधिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, ठीक है। तो यही पर बात हो रही है कि ब्रज भाषा ने अब कविताओं ने ब्रज भाषा का सहारा लेना छोड़ दिया और खड़ी बोली का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन है, ठीक है। तो 25वां प्रश्न साथियों ये देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? 25वां प्रश्न साथियों एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? साथियों जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा पहला, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये भाषा मुंशी के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज के दो आधार स्तंभ के रूप में नियुक्त थे, ठीक है, भाषा मुंशी के रूप में। साथियों 26वां प्रश्न, किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत कहा? हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत कहा, किस अंग्रेज विद्वान ने? साथियों 26वां प्रश्न है, जो ऑप्शन सही आएगा जहाँ पर दूसरा, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा माना है कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किया गया है, ठीक है। अभी 27वां प्रश्न साथियों, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह का साथियों तो देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या है 27वें प्रश्न का। तो विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत था कि यह विशुद्ध मतलब अत्यधिक शुद्ध और
संस्कृत निष्ठ जे भाषा है, ठीक है, हिंदी की उपबोली हैं, सब डायलैक्ट जिसे हम बोलते हैं। साथियों 28वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं, इसको देख लीजिए। जी हाँ, 28वां प्रश्न है साथियों, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला लिखी। इनमें से किसी गद्य शैली परिवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई। इनमें से किसकी गद्य शैली परिवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई। साथियों प्रश्न बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत मतलब जागृत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। जहाँ तक समझ में आ गया, इसके आगे है इसमें किसकी गद्य शैली परिवर्तित या परवर्ती मतलब बाद में आने वाले गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई। तो साथियों सही ऑप्शन इसका उत्तर में आएगा, तो सही ऑप्शन आएगा साथियों दूसरा, सदल मिशन, ठीक है। 28वें का ऑप्शन बी आएगा साथियों। तो ये इम्पोर्टेंट उत्तर आप लिख लीजिए इसको। तो साथियों 29वां प्रश्न है, देखिए, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली साथियों। 29वां प्रश्न है, सही ऑप्शन आएगा पहला, ठीक है, नथुराम शर्मा शंकर, इनको भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि मिली। 30वां प्रश्न है साथियों, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो ये भी कोई प्रश्न है साथियों, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त आएगा यहाँ पर 30वें प्रश्न का, ठीक है। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि माना जाता है, लेकिन पहले सबसे राष्ट्रकवि की उपाधि जो है मैथिली शरण गुप्त जी को मिली। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31वां प्रश्न साथियों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ। प्रयाग, चिरगांव, काशी, पटना। तो सही ऑप्शन आएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी मतलब दूसरा, चिरगांव, ठीक है। अभी हमारे पास 32वां प्रश्न है साथियों, ये देख लेते हैं। 32वां प्रश्न, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो साथियों सही उत्तर आएगा 1914, ऑप्शन तीसरा। 33वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है। तो साथियों 33वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा एकांतवास जोगी। माफ़ करिएगा साथियों, खड़ी बोली की प्रथम रचना, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है। तो 33वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा एकांतवास जोगी, ठीक है, दूसरा। तो साथियों हमें कन्फ्यूज़न जहाँ पर ये है कि प्रिय प्रवास जो है वो भी हो सकता है हालांकि, लेकिन एकांतवास जोगी ये आपको पता ही है, श्रीधर पाठक ने एक अनुवादित रचनाएं लिखी हैं, तो उसको ही रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये पहली रचना है खड़ी बोली की। हालांकि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास माना जाता है। तो ये ऐसा है। 34वां प्रश्न साथियों, नागरी तेरी या दशा के रचनाकार। नागरी तेरी या दशा के रचनाकार साथियों देवनागरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो 34वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। तो ऑप्शन जो तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो अक्सर देवनागरी लिपि को लेकर चिंतित रहा करते थे। तो नागरी तेरी या दशा इसी आधार पर लिखी गई रचनाएं, निबंध कह सकते हैं या एक आलोचनात्मक रचनाओं की। 35वां प्रश्न, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। साथियों ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा ही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी के भैया सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है, महाकाव्य है नकुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों, इसको भी आप लिख लीजिए। अभी हमारे पास 36वां प्रश्न आ गया है, इसको देख लेते हैं। 36वां प्रश्न, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है पंक्ति किस रचना से है। भारत भारती, शांत पथिक, बापू या आर्द्रा। तो साथियों सही उत्तर आएगा हमारे इस प्रश्न का वो आएगा पहला, ठीक है, भारत भारती। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है साथियों, ठीक है। तो भारत भारती आपको तो पता है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और इसी रचना के आधार पर उनको
माना जाता है कि इसी रचना के आधार पर उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो 37वां प्रश्न, जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है, ये बताना है। जयद्रथ वध जो भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साथियों। तो 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन 1, जयद्रथ वध, ऑप्शन नंबर 1, 1910 ईस्वी में यह रचा गया। ठीक है। 38वां प्रश्न साथियों जय भी इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है। अत्यंत सरल प्रश्न और उत्तर भी अत्यंत सरल है। कृष्ण, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण के ऊपर आधारित है साथियों। तो 38वें का पहला ऑप्शन। ठीक है। अभी हमारे पास 39वां प्रश्न है, देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है। किस कृति में किया गया है साथियों। 39वां प्रश्न ऑप्शन है पहला, याद रखिएगा ऑप्शन अ, पहला ए आएगा। तो रहस्यवादी गीतों का संयोजन मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना झंकार में किया है। ठीक है। अभी 40वें प्रश्न पर, चातक घड़ा चौंच खोले सुपट खोले सीप खड़ी, पंक्ति के रचयिता। फिर से पंक्ति पढ़ देता हूँ। चातक खड़ा चौंच खोले सुपट खोले सीप खड़ी, पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों। 40वां प्रश्न सही उत्तर आएगा साथियों ऑप्शन 3, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है जी। 41वां, वेणु लो गूंजे धरा, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है साथियों ये। तो वेणु लो गूंजे धरा, रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी। और एक और बात, माखनलाल चतुर्वेदी को ही हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम मिला था, मतलब प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अभी हमारे पास 42वां प्रश्न साथियों ये देख लेते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, 42वां प्रश्न, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, किसकी पंक्ति है। तो काफ़ी चर्चित पंक्ति है, हालांकि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है किसके द्वारा रचित है। तो 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर साथियों वो आएगा पहला, श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक की पंक्ति है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो इसका भेद। साथियों ये किस रचना की पंक्ति है ये भी लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। साथियों ये कितनी बार ये पंक्ति लिखी गई, रचना पेपरों में पूछी गई है, जो हिंदी के जो भी टेस्ट होते हैं साथियों ऑनलाइन या नेट के फिर टेट के होते हैं, या कमीशन का होता है, मास्टर कैडर का होता है। ठीक है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों सही उत्तर आएगा, तो सही उत्तर जो है वो पहला है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, पंक्ति है जी। 44वां प्रश्न साथी, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, किस काव्य ग्रंथ की रचना है साथियों ये। तो निसंदेह इसका उत्तर आएगा पहला ऑप्शन, प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है साथियों, प्रिय प्रवास। तो अभी हम चलते हैं 45वें प्रश्न पर, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं का कालक्रम के अनुसार बताइए। मैथिली शरण गुप्त के देख लीजिए तनिक साथियों, रंग में भंग उनका पहला माना जाता है काव्य संग्रह। ठीक है। तो जो सही उत्तर आएगा क्रम के अनुसार तो वो हमारे समक्ष है ऑप्शन दूसरा भी ठीक लग रहा है वैसे तो हमें यहाँ पर, लेकिन जो ऑप्शन सही आएगा वो आएगा तीसरा साथी। वो इसलिए क्योंकि हेमंत उनसे उन्होंने रंग से भंग से भी पहले लिखा था, मतलब रंग में भंग जो उनका काव्य संग्रह है वो 1908 माफ़ करिएगा 1909 के करीब आया था, और 1909 से पहले हेमंत आ चुका था। तो दूसरे नंबर पर है रंग में भंग, और तीसरे नंबर भारत भारती, और चौथे नंबर पर तो पता ही आपको साकेत। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी हमारे पास 46वां प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है। तो साथी ये तो प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है, आसान है। तो जो सही उत्तर आएगा साथी इस प्रश्न का वह है ऑप्शन दूसरा, नथुराम शर्मा शंकर जी की रचना है गर्भरंडा रहस्य। आगे है 47वां प्रश्न साथियों, काव्य मंजूषा किसकी रचना है। तो साथियों जो उत्तर सही है काव्य मंजूषा, प्रश्न जो पूछा गया है काव्य मंजूषा ग्रंथ किसका है। तो साथियों सही उत्तर आएगा ऑप्शन अंक तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है काव्य मंजूषा। साथियों लिख लीजिए, याद कर लीजिए।
पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन हैं? तो पद्य पुष्पांजलि के जो रचनाकार हैं साथियों वह हैं लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है साथियों, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 49वें प्रश्न पर सेकंड लास्ट प्रश्न आज का हमारा, निम्नलिखित का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करिए साथियों, जिसका जन्म पहले हुआ है और जिसका उसके बाद में हुआ है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो साथियों आपको तो पता ही है कि सबसे पहले जहाँ पर जन्म लेने वाले जो हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आएंगे, तो पहला या चौथा हो सकता है, लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के बाद साथियों जन्म लिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो साथियों चौथा ऑप्शन, 49वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो हुआ था 1850 में माना जाता साथियों। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1875 के करीब माना जाता है, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो। रामचंद्र शुक्ल का 1884 ईस्वी के करीब और रामविलास शर्मा का 1912 के करीब। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास अभी खड़ा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोडों से कीजिए। तो साथियों देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। जो सही उत्तर आएगा जहाँ पर वो देख लेते हैं, सरस्वती, बी में है हरिश्चंद्र मैगजीन, सी में है ब्राह्मण, डी में है हिंदी प्रदीप। तो साथियों पता ही सरस्वती की रचना, मतलब सरस्वती जो पत्रिका है इसका संबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी से रहा है, तो ए का 3 आएगा। ठीक है, तो पहला है और चौथा ऑप्शन है वो, उसमें हमें थोड़ी सी उलझन है, देख लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, तो दूसरा ऑप्शन जहाँ पर बी जो है चौथे के साथ मिल जाएगा, तो ये जो क्रम है साथियों वो बिल्कुल सही लग रहा है, पहला ऑप्शन। तो ब्राह्मण रचना ये तो पता ही है आपको, ये प्रताप नारायण मिश्र की है, रचना नहीं मतलब हम कह सकते पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका। और चौथी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, ये तो बालकृष्ण भट्ट की थी। तो साथियों जो सही ऑप्शन है जहाँ पर वो आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो क्रम क्या है, क्रम है सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, मैं सीधा लगा देता हूँ यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और हरिश्चंद्र मैगजीन जी आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ब्राह्मण पत्रिका जो है वो लिखी थी, मतलब उसका संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने साथियों। हिंदी प्रदीप रचना माफ़ करिएगा, पत्रिका का जो संपादन किया वो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो साथियों ये तो रहे आज के हमारे 50 प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और इस इम्पोर्टेंट जानकारी को आप अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमने 50 प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं साथियों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।